सीतापुर नाम के एक गांव में मोहनलाल नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ रहता था, जिसके पास लगभग पूरे गांव की जमीन गिरवी थी। मोहनलाल स्वभाव से बहुत ही चालाक था। वो गांव वालों को खूब बेवकूफ बनाता था। सेठ जी, इस बार भी बाढ़ में पूरे गांव की फसल खराब हो गई है। कुछ ही देर में गांव वाले आते होंगे अपनी अपनी जमीन गिरवी रखने। सुन बे मुनीम, ब्याज ज्यादा बढ़ा कर दियो। भला इन अनपढ़ गवार गांव वालों को क्या समझ कितना ब्याज और कितना हिसाब है। वो देखिए मालिक, वो घबराए से चेहरे लेकर आ रहे हैं सारे गांव वाले। सेठ जी, हम गांव वाले बहुत मुसीबत में हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं। अब आपका ही सहारा है सेठ जी। हमारी जमीनें गिरवी रखकर हमें रुपया दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। सेठ जी, जैसे ही खेतों में बाढ़ का पानी सूख जाता है, हम लोग तुरंत खेती शुरू करके फसल उगने पर फसल बेचकर जो धन मिलेगा उसमें से आपको धनराशि देते रहेंगे और कुछ ही समय में आपको धन जमा कर देंगे और अपना खेत छुड़वा लेंगे। किसानों को अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए गांव के लाला के पास अपनी जमीन गिरवी रखवाकर धन उधार लेना पड़ा, ताकि 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। इस तरह सभी किसान इकट्ठे होकर लाला जी के पास गए और अपनी जमीन गिरवी रखवाकर लाला से धन उधार ले लिया। उधार तो मैं दे दूंगा, पर तुम सबको मैं 3 साल का समय देता हूँ। तब तक पूरे पैसे चुका देना, नहीं तो तुम्हारी जमीनें मेरी हो जाएंगी। मुनीम जी, हिसाब बनाकर इन सबको समझा दो और अंगूठा लगवाकर उधार के रुपए दे दो। सभी गांव वाले अंगूठा लगाकर उधार की धनराशि लेकर चले गए। उनमें से एक सुरेश नाम का किसान भी था, जिसकी प्रार्थना नाम की बेटी थी। प्रार्थना बहुत ही तेज दिमाग की थी और बहुत ही समझदार भी। प्रार्थना की मां नहीं थी। बचपन से ही सुरेश ने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। सुरेश ने भी अपने खेत गिरवी रख दिए थे। वो गिरवी खेत में फसल उगाता और पकने पर बेच देता। बेचने पर जो धन मिलता वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा सेठ का, दूसरा हिस्सा घर के खर्च का, तीसरा हिस्सा बेटी की शादी के लिए रख लेता। एक दिन सेठ जब अपने पैसे लेने आया। अरे कोई घर में है? हिसाब करने आया हूँ। सेठ जी, बापू बाजार गए हैं, थोड़ी देर तक आएंगे। अच्छा, जरा एक गिलास पानी तो देना, प्यास से गला सूख रहा है। जी अभी लाई। प्रार्थना पानी लेने घर के भीतर चली जाती है। सेठ प्रार्थना को देखकर चकित रह जाता है। ये सुरेश की लड़की तो बहुत ही सुंदर है, काश। नमस्ते सेठ जी, मैं शाम को आपकी हवेली पर आ ही रहा था, पर बाजार का कुछ काम आ गया, इसलिए आ नहीं सका। प्रार्थना बिटिया, सेठ जी के लिए लस्सी बना ला। नहीं नहीं, बस पानी से मेरी प्यास बुझ गई। ला, तू मेरे इस महीने के ब्याज के पैसे पकड़ा। वैसे सुरेश, तेरी बिटिया तो सयानी हो गई है, इसकी शादी का कुछ सोचा या नहीं? हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का और परिवार खोज रहा हूँ। जैसे ही कोई अपनी बराबरी का रिश्ता मिलेगा, मैं इसके हाथ पीले कर दूंगा। सेठ वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वो सुरेश की बेटी के बारे में सोचने लगता है। उसका सुंदर चेहरा सेठ के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वो उससे अब शादी करके ही रहेगा। सेठ मौके की तलाश करने लगा। वक्त बीतता गया। इधर अब खेतों में नई फसल लगाने का समय आया। तब सुरेश ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक चल रहा था, फसल भी पकने को थी कि अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई। ये देख सब किसान बहुत दुखी थे और मजबूर भी। अब क्या करेंगे, फसल फिर से खराब हो गई। सेठ का ब्याज भरते भरते दुखी आ गए हैं। वो तो अपने पूरे पैसे लेने आएगा, नहीं तो हमें अपना खेत देना पड़ेगा। चिंता मत करो बापू, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सेठ से बात करेंगे, वो हमें कुछ दिन की और मोहलत दे देंगे। क्या बात है? बाप बेटी में क्या बातें हो रही हैं? मालिक, इस बार बारिश की वजह से आधे से ज्यादा फसल खराब हो गई। इस बार मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। यही सही मौका है इसकी बेटी का हाथ मांगने का। देखो सुरेश, पहले ही मैं काफी समय तुम्हें उधार के रुपए दे चुका हूँ। अब एक ही रास्ता है जिससे मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। ये कैसे हो सकता है मालिक? भला मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे? आपकी उम्र और मेरी बेटी की उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। इतना सुनकर सेठ गुस्से में आ जाता है। ला, तू अभी के अभी मेरे पैसे वापस कर। सेठ जी, ये तो सरासर अन्याय है। आप मेरे बापू के सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, चलो फिर एक शर्त रखते हैं। कैसी शर्त? शर्त यह है कि मैं जमीन पर पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटके में डालूंगा। फिर तू बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। यदि पत्थर सफेद हुआ तो सुरेश, तुझे अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और तेरा सारा कर्ज भी माफ। और यदि काला पत्थर निकला
तो तेरी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और तेरा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सेठ जी। पर बेटी ये तो। प्रार्थना जानती थी सेठ एक मक्कार प्रवृत्ति का इंसान है, कोई न कोई मक्कारी जरूर दिखाएगा। सेठ ने नजरें बचाते हुए काले और सफेद रंग की जगह सफेद रंग के ही 2 पत्थर मटके में डाले। सुरेश की बेटी सेठ की इस हरकत को अच्छे से देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि सेठ धोखा दे रहा है। अगर सच बोल दूंगी तो सेठ को कर्जे के सारे रुपए देने होंगे, यदि नहीं बताया तो मुझे इसके साथ मजबूरन शादी करनी होगी। मुझे जल्दी ही उपाय सोचना होगा। प्रार्थना इस स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखती है और ठंडे दिमाग से काम लेती है। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। वो सेठ के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है। वो बिना देखे मटके से एक पत्थर निकालकर जैसे ही सेठ को देने जाती है, उसी समय झूठ-मूठ का जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ का पत्थर जमीन में पड़े हुए तमाम पत्थरों से मिल जाता है। ये देखकर सेठ चिल्ला उठता है, मूर्ख लड़की, ये क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तूने मटके में से कौन से रंग का पत्थर निकाला था? मैंने मटके से जो पत्थर निकाला था उसका रंग काला था। मैं कैसे मान लूं? ये हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोल रही है। यकीन नहीं होता तो उस मटके में जो पत्थर है उसे निकाल कर देख लो। यदि पत्थर सफेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर निकाला था। प्रार्थना की ये बात सुनकर सेठ हक्का बक्का रह जाता है। उसके मुख से तो मानो आवाज ही चली जाती है, गला सूख जाता है। उसे पता था कि मटके में तो सफेद ही पत्थर है, काला तो है ही नहीं। वो अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस जाता है। प्रार्थना मंद मंद मुस्कुराने लगती है। शर्त के मुताबिक अब सेठ को सुरेश का सारा कर्जा माफ करना पड़ता है। सेठ वहां से उदास मुंह लेकर घर लौट जाता है। अपनी बेटी की होशियारी पर आज सचमुच सुरेश को अभिमान था। कुछ समय बाद सुरेश धूमधाम से अपनी बेटी प्रार्थना की शादी एक अच्छे घर में कर देता है। ये कहानी है धीरू की। धीरू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम था मीना और उसकी 7 साल की बेटी का नाम था चंदा। धीरू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे फल नहीं मिलता था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते। एक दिन की बात है। माँ, अब बुला लाऊं पिताजी को? मुझे तो जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बुला ला, तेरी ही वो सुनेंगे। मैं तो कब से बुला रही हूँ, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं। मीना की हाँ सुनते ही चंदा भागती हुई धीरू के पास गई। बाबा, अब बस भी करो, चलो जल्दी से खाना खाने, नहीं तो मुझे भूख से चक्कर आ जाएगा और इन बैलों को भी। चक्कर? ठीक कहती हो तुम, चक्कर तो आ सकता है। चलो चलता हूँ। धीरू ने बैलों को एक पेड़ के नीचे बांधा, उन्हें खाने को दिया, फिर वो भी उसी पेड़ के पास अपनी पत्नी और बेटी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। मीना ने खाना निकाला, फिर वो सभी खाना खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार ठीक से बारिश हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल की सारी मेहनत ठीक से बारिश न होने के कारण बर्बाद हो गई थी। बस इस बार ऐसा ना हो। वो बातें कर ही रहे थे कि चंदा ने कहा, बाबा मेरा खाना तो हो गया, मैं लेकर जाऊं बैलों को खेतों में? अरे नहीं नहीं, तुमसे नहीं संभलेंगे ये। अरे बाबा, ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बात सुनते हैं, जाने दो बाबा, जाने दो ना। नहीं, इस तरह जिद नहीं करते। बाबा आप ही बोलो ना माँ को। अब तो धीरू का भी खाना हो गया था। चल अब मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, चल। पिछले साल धीरू ने मीना के जेवर बेचकर बीज और खाद खरीदा था। बहुत उम्मीदों के साथ जब वो बीज बो रहा था तो उसे लगा कि इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन कम बारिश के कारण उसकी लगभग फसल बर्बाद हो गई। इस बार फिर से उसने खेतों की जुताई तो कर दी थी, लेकिन बीज और खाद खरीदने के पैसे उसके पास नहीं थे। और चारा भी क्या है हमारे पास, महाजन लाल सिंह के पास जाने के अलावा। पिछली बार तो मेरे गहने थे तो काम चल गया था, लेकिन इस बार कैसे होगा सब? मुझे उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो बहुत ही बदमाश है। एक बार जो उससे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं उसका हिसाब कौन सा है। पूरी रात धीरू को नींद नहीं आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। लाल सिंह के पास से पैसे तो तुरंत मिल जाते, लेकिन उसके कई दोस्त उसके चंगुल में आकर अपनी जमीन तक गंवा चुके थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। अगर पैसे नहीं जुगाड़ हुए तो खेती कैसे करूंगा। रात से सुबह हो गई, लेकिन धीरू के सवालों का जवाब नहीं मिला। अब बिना बीज और बिना खाद खेती तो संभव नहीं। ना चाहते हुए भी धीरू को मन मार कर महाजन लाल सिंह के पास जाना ही पड़ा। अरे आओ आओ धीरू भाई, कहो कैसे आना हुआ? वो कुछ पैसों की जरूरत थी बीज और खाद के लिए। अरे इसमें हिचकने की क्या बात है,
हम तो बैठे ही हैं जरूरतमंदों की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। पता है धीरू, ये जीना भी कोई जीना है अगर आप किसी की मदद नहीं करें तो। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे इंसान को तुम लोगों की सेवा के लिए चुना है। लाल सिंह की बात को सुनकर धीरू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि पूरे गांव को उसकी असलियत पता थी। फिर भी वो चुपचाप उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि इस समय वही उसकी मदद कर सकता था। अरे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कितने पैसे चाहिए? 10,000। अरे 10 ले, 20 ले, 50 ले, लेकिन तुझे तो पता है ना ब्याज 20% से कम नहीं लगेगा। धीरू ने उससे पैसे लिए और वहाँ से निकल गया। रास्ते में वो ये सोचते जा रहा था, बेईमान कहीं का, 20% ब्याज लेता है और कहता है समाज सेवा कर रहा हूँ। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की ही भगवान मदद करता है और हम जैसे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। इस बीच धीरू बीज खाद सब ले आता है। ईश्वर की कृपा से बारिश भी अच्छी होती है। कुछ महीनों बाद ही उसकी फसलें लहलहा उठती हैं। देख रही हो मीना, ये लहलहाती फसल एक किसान की जीत का यही तो प्रमाण है। भगवान ने हमारी सुन ली। मीना, इस बार चंदा के लिए नए कपड़े और वो जो गुड़िया हम देख कर आए थे ना शहर की मार्केट में। कौन सी? अरे वो लाल वाली। हाँ, याद आया। वो इसके लिए ले आएंगे। कितनी खुश हो जाएगी ना हमारी चंदा। धीरू बार बार ये बात दोहरा रहा था, तभी उसे मीना ने जगाया। अरे ये सुबह सुबह आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? क्या ले आएंगे? धीरू ये सारी बातें सपने में देख रहा था। हालांकि उसने बीज वगैरह बो दिए थे। थोड़ी बारिश भी हुई थी, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन फिर तो जैसे बादल रूठ ही गए। पूरे गांव के किसान एक बार फिर से परेशान हो गए। अगर ठीक से बारिश नहीं होगी तो फसल तो मर जाएंगे। यही ख्याल सबके जहन में आ रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। इस साल भी बादल थोड़ा ही बरस कर रह गए। इस साल भी उतनी बारिश नहीं हुई जितने की जरूरत थी। बारिश के अभाव में किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन इन सब बातों की फिक्र लाल सिंह को कहाँ। वो गांव वालों से अपने पैसे के तगादे में निकल पड़ा। हरिया, अरे हरिया, कहाँ मर गया रे? हरिया ने दरवाजा खोला। उसे देखकर लाल सिंह गुस्से में आग बबूला हो गया। अबे मर गया था क्या? है भला इतनी देर लगती है दरवाजा खोलने में? चल मेरे पैसे निकाल। पैसे तो अभी नहीं है, आपको पता है ना इस बार भी बारिश नहीं हुई, खेतों में फसलें मर गई हैं। तू भी जाकर मर जा, लेकिन मेरे पैसे देकर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बे पागल वागल हो गया है क्या? मैं कैसे बताऊं कहाँ से लाएगा पैसे? चोरी कर, डाका डाल, या नहीं तो अपना खेत कर मेरे नाम। चल। लाल सिंह ने कई किसानों को उनकी जमीन पर कब्जा करने का डर दिखाया। उसके डर से हरिया और बिरजू ने गांव के ही पीपल के पेड़ से लटक कर आत्महत्या भी कर ली। उन दोनों की बेटियां चंदा की सहेली थी। अब तो चंदा के मन में भी डर समा गया था। लाल सिंह उनके भी घर आएगा, क्योंकि उनके पिता ने भी कर्ज ले रखा है। कहीं उसके पिता भी ऐसा कुछ ना कर ले। वो बेचारी बहुत डरी डरी रहने लगी थी। एक रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे। तभी धीरू सबको सोता हुआ छोड़ बाहर निकल गया। जब वो बाहर जा रहा था तभी चंदा की नींद खुल गई। उसने इतनी रात को धीरू को घर के अकेले बाहर जाते देखा तो वो डर गई। बाबा इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? कहीं बाबा भी तो। चंदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो धीरू के पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि धीरू गांव के बीच वाले मैदान के पास एक पेड़ के पास जाकर रुक गया है। चंदा का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। फिर उसने देखा कि धीरू ने कुदाल निकाली, उसे जमीन पर जोर जोर से मारने लगा। चंदा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे हैं। वो भागी भागी धीरू के पास गई। पापा आप ये क्या कर रहे हैं? एक नई शुरुआत बेटा, एक नई शुरुआत। मैंने ठाना है कि मैं गांव में नहर बनाऊंगा और उसे दूसरे गांव की नदी से जोड़ूंगा। इससे क्या होगा? कल को अगर बारिश ना भी हो तो कम से कम हमारी फसलें तो नहीं मरेंगी। कल को फिर कोई किसान उस लाल सिंह के डर से आत्महत्या तो नहीं करेगा। पर पिताजी, ये कितने दिन में पूरा होगा? चाहे जितने भी दिन में पूरा हो, चाहे इसे पूरा करने में मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मेरी जिद है कि इसे पूरा करके रहूंगा। धीरू अपने काम में लगा रहा। दो नन्हे हाथ भी पूरी रात उसका साथ निभा रहे थे। वो नन्हे हाथ चंदा के थे। उधर लाल सिंह के सपने में वो दोनों किसान जिन्होंने आत्महत्या की थी वो आने लगे। कभी कभी तो वो दोनों लाल सिंह को दिन में भी दिखाई देने लगे। अरे वो देखो, हरिया और बिरजू फिर आ गए। अरे फिर आ गए हैं। अरे जाओ यहाँ से जाओ। लाल सिंह की ये हरकतें बढ़ती जा रही थी। फिर पता नहीं एक दिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया। इधर धीरू अपने काम में लगा रहा। पहले तो गांव वालों ने उसे पागल समझा, लेकिन धीरे धीरे गांव वाले भी उसके साथ हो गए और सभी ने मिलकर एक असंभव काम संभव कर दिखाया। आज उसके गांव में नहर बन गई है। अब किसानों की फसलें हर साल लहलहाती हैं। धीरू के जज्बे ने पूरे गाँव को ये सिखाया कि बुरी परिस्थिति में घुटने नहीं टेकना है, बल्कि लड़ना है, तभी नई राहें खुलती है।